नमस्कार मेरे भाइयों। वैसे लोग ये शिबा इनू का एग्जाम्पल समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? कोई रेफरेंस समझेगा शिबा इनू का? लाइक क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, अगर तुम में से कोई समझ पाया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि तुम शिबा इनू के बारे में जानते हो, ट्विटर किसका हो चुका है तुम जानते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे जानने में कि तुम लोग थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट में खेलते हो। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है, स्पेशली तब जब आज तुम एक एवोल्यूशन देख रहे हो। लाइक एक साल से जो क्रिप्टो मार्केट का क्रेज आया, जो तुमने देखा कि भाई शिबा इनू हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कार्डानो हो गया, ना जाने कितने तुमने ये क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना होगा। और तुम्हारा भी इंटरेस्ट आया होगा कि तुम्हें भी बहुत जल्दी अमीर होना है। एग्जैक्टली फाइनेंशियल मार्केट के बारे में 90% लोगों की सोच यही है। तो अगर तुमसे कोई पूछे चलो फाइनेंशियल मार्केट है क्या, तो फाइनेंशियल मार्केट में पहले तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा ये फाइनेंशियल मार्केट क्या बोलता है। पहली चीज, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करना जहां से वेल्थ बनाई जा सके या मनी क्रिएट किया जा सके, कैपिटल क्रिएट किया जा सके बिजनेसेस के लिए। तो पहली चीज तो वो हो गई। दूसरा हो गया एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो एक हुआ क्रिएशन, मतलब जहां पे आप फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट कर रहे हो, जैसे शेयर्स हो गए, जैसे बॉन्ड्स हो गए। और ना ही सिर्फ क्रिएट कर रहे हो बल्कि उस मार्केट में ये ऑप्शन दे रहे हो कि वो चीजें ट्रेड हो सके, खरीदी बेची जा सके। सो नॉट जस्ट क्रिएटिंग, पुफ एकदम से आ जाना बाय आईपीओ, शेयर्स इशू कर देने वगैरह से, न सिर्फ आ जाना बल्कि वहां पे ट्रेड भी होना। ये चीज पॉसिबल कराता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, एंड दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स। मैंने ये क्यों लिखा है यहां पे फाइनेंशियल एसेट, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्यों दिया, एक आइडिया लग गया कि यहां पे कंपनीज आके अपने शेयर्स इशू कर सकती हैं, साथ ही में इनको ट्रेड भी कर सकती है। रेगुलर इसमें खरीदा बेचा भी जाता है, नॉट कंपनीज बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लिक्विडेट करा सकते हैं अपना पैसा, बार बार लगा सकते हैं फिर निकाल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। अब तुम पूछोगे कि फाइनेंशियल मार्केट फाइनली हेल्प कहां करते हैं, तो देखो मेरे भाइयों, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प कैसे करते हैं। अगर तुम एक बेसिक इन्वेस्टर हो, अगर तुम्हारा मोटिव है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे घर पे रखा हुआ पैसा या बैंक में रखा हुआ पैसा तुम बेटर यूज में लगाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि शायद बैंक मुझे वो रिटर्न 5 साल में देता, मुझे शेयर मार्केट में भी 1 साल में रिटर्न दे सकता है, तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी मोबिलाइज करोगे सेविंग्स को, और उनको मोबिलाइज करोगे, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाना इज मोबिलाइजिंग। एक जगह से उठाया दूसरी जगह लगा दिया, तो ये मोबिलाइज हो गया। और चैनलाइजिंग देम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस या मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। चैनलाइजिंग टू द मोस्ट प्रोडक्टिव मतलब जब तुम उसे मोबाइल कर रहे हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा रहे हो, तो क्या वो दूसरी जगह जहां तुमने उसको चैनलाइज किया, जहां तुमने उसे लगाया, क्या वो बेस्ट प्रोडक्टिव यूज है उसका कि नहीं है, वो देखना। सो चैनलाइजिंग मतलब पुटिंग इट इन द राइट डायरेक्शन, मोबिलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह, अब वो दूसरी जगह जहां लेके जा रहे हो उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, सही जगह लेके जाना पड़ेगा। और वो सही जगह सही है कि नहीं, वो चैनलाइजिंग के अंदर देखा जाता है कि वो बेस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगी है या नहीं, सही शेयर्स में लगी है या नहीं, सही जगह शेयर मार्केट में लगी है या नहीं, वो देखते हैं। एंड देन आता है लिंक द सेवर्स द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। लिंक करते हैं ये सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को मोबिलाइज करके फंड्स। लिंकिंग पिन बनता है ये फाइनेंशियल मार्केट सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। नाउ एक पिक्चर पहले क्लियर कर देता हूं तुम्हारे दिमाग में, सो दैट तुम उसके बाद कभी सोचो ही नहीं कि ये होते कौन है। सो हमेशा याद रखो, जो भी पोटेंशियल सेवर्स हैं जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सेवर्स और जो कंपनीज हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं, जिनको अच्छा खासा कैपिटल चाहिए, मार्केट से अच्छा खासा कैपिटल उठाना है, वो कंपनीज और तुम जो सेवर्स हो कभी भी इकट्ठे इंटरेक्ट नहीं करते एक दूसरे से। लाइक तुम कभी अंबानी के घर जाके उनको पैसा देके नहीं आओगे और ना ही अंबानी तुम्हारे घर पैसा मांगने आएंगे। एंड सेम गोज विथ टाटा, बिरला और अदानी, तुम्हें जिनके भी नाम लेना हो। सो तुम हमेशा अलग हो और वो कंपनीज हमेशा अलग हैं। तुम दोनों को जोड़ने के लिए एक मार्केट होना जरूरी है और वहां पे लोग होना जरूरी है। तो उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट बोला गया, जो तुम्हें और कंपनीज को जोड़ते हैं। कंपनीज जिनको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, तुम जो पैसा लगा सकते हो। वो मार्केट वो एक फंक्शन देता है जहां पे तुम दोनों जुड़ते हो, लेकिन उस मार्केट को चलाने के लिए या वो लोग जो उस मार्केट में तुम्हारा पैसा लेके कंपनी को दोंगे, वो कहलाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो कृपया करके ये टर्म याद रखना, ये वो लोग हैं। अब हो सकता है वो एक इंसान हो सकता है वो एक इंस्टीट्यूशन हो, डिपेंड्स अपॉन। मतलब ये काम एक इंसान भी करता है,
ये काम बैंक्स भी करते हैं। बैंक्स कैन ऑल्सो एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तुम कल जाके अपने बैंक से बोलोगे मुझे फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाना है, बैंक बोलेगा हाँ सर हमारे पास एक ब्रांच है स्पेसिफिकली इसके लिए जो आपका पैसा लगवाएगी, गाइड करेगी, मॉनिटर करेगी, ट्रेड करना सिखाएगी, सब सिखा देगी। सोचो, तो इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, वहां पे इंसान भी होते हैं, बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन, मतलब उन लोगों के तहत, उन लोगों के जरिए से, माध्यम से तुम्हारा पैसा मार्केट में लगता है, कंपनीज के पास जाता है। आखिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना अगर तुम्हें बेस बनाना है इस चैप्टर का, बहुत ही अच्छा। पहली चीज बोल दिया गया मोबिलाइजेशन। मैंने बताया मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सेविंग्स का, और चैनलाइज मतलब सही जगह पहुंचना मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में। बता चुका, आगे नहीं बताऊंगा इसमें, क्यों? क्योंकि बिना बात के इसमें टाइम वेस्ट है। सिंपल सी बात यह है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मौका देता है, ऐसी फैसिलिटी देता है जहां पे तुम्हारी सेविंग्स सेवर्स से इन्वेस्टर्स के पास पहुंचती है। अब इन्वेस्टर्स का मतलब तुम समझना चाह रहे होगे कि क्या होता है इन्वेस्टर्स का, बल्कि बाबा जी एक तरह से हम ही सेवर्स और हम ही इन्वेस्टर्स हो गए ना, नहीं। इन्वेस्टर्स एक्चुअल में मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, बोरोवर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है। कहीं कहीं पे जहां बोरोवर्स होते हैं यानी जिनको जरूरत है पैसे की, उनको इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है, बिकॉज वो कैपिटल लेकर तुमसे मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, कहीं पे पैसा लगाने वाले हैं। तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं, यहां पे मैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, यहां पे मैं कंपनीज को बता रहा हूं, द वन हु वांट योर मनी, जिनको तुम्हारा पैसा चाहिए, जो फर्दर उस पैसे को क्या करेंगे, किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी बड़े मेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। फिर आता है हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखो यार, हर जगह डिमांड सप्लाई का रूल चलता है, कहीं पे भी पकड़ लो। अब अगर तुमने पैसा लगाया है और तुमने सही जगह पैसा लगाया है, सही कंपनी में पैसा लगाया है, तुम ही बताओ, अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो तुम्हारी कैपिटल की वर्थ भी तो बढ़ेगी ना। मतलब एक कंपनी ने जहां छोटे से बिजनेस चालू किया था, अगर तुमने स्टार्टिंग में पैसा लगा दिया एंड दैट कंपनी कीप्स ऑन ग्रोइंग, तो उसकी कैपिटल या मार्केट वर्थ बढ़ रही है। मार्केट वर्थ बढ़ रही है तो जो तुमने पैसा लगाया था वो भी एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट होने का मतलब उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, और ऐसे में क्या होने लगता है, वो शेयर्स ज्यादा डिमांड में आ जाते हैं, या वो क्या बोलते हैं उसे, फाइनेंशियल बॉन्ड्स वगैरह हो गए, जो भी तुम्हारे हो गए, जो ट्रेड होते हैं, वो मैं तो शेयर्स ही बोलूंगा ताकि तुम अच्छे से समझ सको। वो शेयर्स मार्केट में ज्यादा वैल्यू पे चले जाते हैं, या वो शेयर्स की मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो जाती है, या वो शेयर्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है जिनका रिटर्न अच्छा है, जिनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, और उससे उन शेयर्स की प्राइस डिटरमाइन होती है। सो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन इंटरेक्शन ऑफ सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है सेवर्स और इन्वेस्टर्स को, मतलब कंपनीज को इंटरेक्ट करने के लिए, विच इन टर्न हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी प्राइस डिटरमाइन होने में ये चीज बहुत हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि जिसकी ज्यादा डिमांड उसकी ज्यादा वैल्यू मार्केट में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो शो कर रहा है कि वो कंपनी ग्रो हो रही है। मतलब इन्फ्लेट थोड़ा ना कर रहे हैं हम प्राइस किसी की, किसी कारण से तो बढ़ रही होगी, किसी कारण से तो हम मार्केट में उसको डिमांड कर रहे हैं। बोला ना कि इंटरेक्शन होता है सेवर्स और कंपनीज का, इन्वेस्टर्स का, तो वो इंटरेक्शन क्या बोलता है, वो बताता है कि कौन सेवर किस कंपनी में ज्यादा पैसा लगाना चाहता है, और जिस कंपनी में ज्यादा पैसा लग रहा है उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस, फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइसेस बढ़ती चली जाती है। फिर आता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ भैया। देखो यार, लिक्विडिटी का मतलब यह है, सबसे बेस्ट बात फाइनेंशियल मार्केट की क्या है, यहां पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, अनटिल अनलेस तुमने किसी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगा रखा हो। एसआईपी कहते हैं उसे अपन। अगर तुम किसी एसआईपी का पार्ट नहीं हो ना, रेगुलरली ट्रेड करते हो, बस तुम्हें तो शेयर्स खरीदने और फिर मार्केट में बेच देने जब तुम्हें ठीक लगता है, जब तुमने प्रॉफिट कमा लिया है उस पर, ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केस में तुम्हारे लिए लिक्विडिटी आसान हो जाती है। इवन मैं तो ये बोलूंगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी अगर पैसा लगा के रखा है तो भी तुम 1 साल बाद 1% का कुछ कट ऑफ होता है उनका, वो करके तुम पूरा पैसा निकाल सकते हो। देयर आर चांसेस। तो यहां पे भी वही बोला गया, फाइनेंशियल मार्केट की बेस्ट बात क्या है कि कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, तुम्हारा पैसा फंस नहीं गया है कि मे भी हो सकता है मेरे को 7 साल बाद मिले एफडी जैसा, 10 साल बाद मिले एफडी जैसा, एलआईसी की पॉलिसी जैसा पैसा फंस जाए, नहीं, ऐसी चीज नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट तुम्हें ये एक्सेप्टेंस देता है, या तुम्हें ये क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम कभी भी पैसा निकाल सकते हो। फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। कभी भी जब तुम्हें खरीदना है तुम खरीद लो, जब तुम्हें पैसा निकालना है तुम पैसा निकाल लो। It provides liquidity to them so that they can be easily converted into cash whenever required. Liquidity to them का मतलब liquidity to financial assets बोला गया है। Liquidity दे देता है तुम्हें, जब पैसा निकालना हो, जब उसे कैश में कन्वर्ट कराना हो, तुम मार्केट में शेयर्स बेच दो, मार्केट में अपने फाइनेंशियल एसेट्स बेच दो, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। Reduces cost of transactions क्या कहता है,
तुम भी जानते हो जब एक मार्केट वेल एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसके अराउंड काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाती, यहां पे भी वही बोला गया। सो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। पहली चीज तो तुमने बहुत सारे चैनल्स खुले हुए देख लिए होंगे जिनके ऊपर डेली डिस्कशन चलता रहता है, जी बिजनेस वगैरह जो है, शेयर मार्केट का पूरा डिस्कशन है अबाउट सिक्योरिटीज विच हेल्प इन सेविंग। इससे तुम्हारा वक्त बचता है, तुम्हारे एफर्ट्स बचते हैं, बल्कि तुम्हारा पैसा तक बचता है। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल मार्केट जो भी ट्रांजेक्शंस कर रहे हो उसमें तुम्हारे कॉस्ट बच जाती है। लाइक यू डोंट हैव टू डू योर एक्स्ट्रा रिसर्च, ऑल्दो मैं तो कहूंगा कि करो, अच्छे से करो, लेकिन फिर भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट तुम्हें एक हिंट लग जाती है अबाउट द मार्केट और उससे तुम्हारा पैसा जरूर बचता है। प्लस एक क्या होता है, जब भी एक स्टैंडर्ड मार्केट सेट होता है जहां पे एक प्रॉपर गाइडलाइन दे दी जाती है, सेबी के अंडर जैसे पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट आता है, वहां पे नोबडी कैन चार्ज यू एक्स्ट्रा बिकॉज देयर आर गाइडलाइंस लेड डाउन इन द लॉ। कानून में दिया गया है, बोला गया है कि ऐसी चीजें ऐसी ही होंगी, मतलब यहां पे लीगल पावर्स है। तो यहां पर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, बिकॉज बहुत सारे लोग मार्केट में आकर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट नोज दिस थिंग, सो बाय लॉ यू हैव बीन प्रोटेक्टेड कि आपसे एक स्पेसिफिक कॉस्ट ही चार्ज की जाएगी, ना कि कोई चीज एक्स्ट्रा। सो अल्टीमेटली बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड मार्केट अवेलेबल, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कट डाउन हो गई। नाउ लेट्स डू मनी मार्केट इन द शॉर्ट एंड स्वीटेस्ट वे पॉसिबल। सिर्फ उतना याद रखेंगे जितना तुम्हारे एग्जाम्स में काम आने वाला है, उससे बाहर 1 रुपया का काम नहीं करेंगे। देखो यार, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट बोलता क्या है? ये मार्केट वो होता है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। मतलब पहली चीज क्वाइट क्लियर है, शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म फंड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब तुम भी जानते हो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म फंड्स वी टॉक अबाउट 1 ईयर। ठीक है बेटा, यहां पे क्लियर है? सो पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। मतलब ये फंड्स 1 साल के लिए चाहिए होते हैं, 1 साल के विद इन इनको इनकैश करा लिया जाता है, यानी रीपे कर दिया जाता है। फिर आ जाते हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट। तुम्हें मार्क्स लूज करने से डर लगता है, भाई को भी सेम चीज लगती है, तभी यहां पे सीधे बता दिया कि इसके अंदर जनरली कंपनीज का बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है। आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया। आरबीआई बेसिकली सरकार के बिहाफ पे बात कर रहा हूं मैं, है ना, कंफ्यूज मत होना। कमर्शियल बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, अब इसके अंदर LIC हो गई, UTI हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वगैरह हो गया, ये सब हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। बस इतना इतना याद रखना है, मैं तुमसे मांग ही नहीं रहा कि ज्यादा याद रखो। मनी मार्केट वो है जो 1 साल के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, जिसकी लिक्विडिटी 1 साल के अंदर है। जनरली इसके अंदर गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपकी ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यानी LIC, UTI वगैरह आती है। मतलब अगर तुमने इतना भी याद रख लिया मनी मार्केट के इंट्रोडक्शन के अंदर, अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें लगा कि मेरे को नहीं आ रहा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, चलो यार, तो फिर एक बार आंखों में आंखें डाल के समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट बोलता है, ये मार्केट होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। शॉर्ट टर्म फंड्स का मतलब 1 साल के अंदर अंदर की बात चल रही है पूरी, और इसको लिक्विडेट भी 1 साल के अंदर करा लिया जाता है। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? आरबीआई। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई किसके बिहाफ पे बोला मैंने? सरकार के बिहाफ पे बोला। देन कमर्शियल बैंक्स आ गया, देन स्टेट गवर्नमेंट आ गया, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आ गई जैसे यूटीआई और LIC वगैरह हो गई। बस इतना याद रख लो, काम खत्म हो जाएगा। नाउ अब तुम्हें बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मैंने क्या बोला था? जितना जरूरी होगा उतना पढ़ेंगे। ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेजरी बिल होता क्या है? सरकार को जरूरत होती है पैसे की, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बोलूं कि सरकार को पैसे की एक्चुअल में जरूरत नहीं होती, बट सरकार को ऐसा लगता है कि लोगों के पास कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया है, या बैंकिंग सिस्टम के पास कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया है, और बैंक बिना बात के पब्लिक को लोन दिए जा रहा है। बैंक बिना बात के पब्लिक को लोन दिए जा रहा है। अब सरकार को बैंकिंग सिस्टम से पैसा थोड़ा सा खींचना है, और आम जनता से भी पैसा थोड़ा सा खींचना है। बेस्ट तरीका क्या है? इनको लालच दे दो बैंकिंग सिस्टम को कि पब्लिक को लोन देने से ज्यादा फायदा उनको कहां मिल रहा है, और लिटरली बैंकिंग सिस्टम के लिए फायदा होता है इन ट्रेजरी बिल्स को खरीद लेना। क्योंकि होता क्या है, पहली चीज तो ये सरकार इशू कर रही है, और दूसरा इन पे रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जानती है कि लोन के लिए हमारा लंबा वक्त तक पैसा फंसेगा, हमारा जो लोग लोन ले रहे हैं, इसमें कम समय में हमें ज्यादा मुनाफा है, बाद में हम लोन्स दे सकते हैं पब्लिक को। तो होगा क्या अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है? इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कैसे बढ़ती है? जब लोग ज्यादा खर्चे करते हैं, बैंक ज्यादा लोन देने लगता है। तुम्हें आईफोन खरीदना है, पैसा नहीं है, बैंक ने लोन दे दिया। ऐसे टाइम पे बैंक्स को रोकने के लिए, पब्लिक को रोकने के लिए कि ज्यादा खर्चा मत करो, गवर्नमेंट क्या करेगी? ट्रेजरी बिल इशू करेगी मार्केट में। ट्रेजरी बिल क्या होता है? अब गवर्नमेंट खुद तो इशू कर नहीं सकती, तो आरबीआई की बदलेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई है। तो यहां पे क्या किया गया? इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स। इससे क्या होता है? सरकार को जो शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो जाती है। नाउ
issued at price which is lower than the face value and repaid at par। अब होगा क्या, मिनिमम ट्रेजरी बिल जहां तक मुझे याद है समवॉट अराउंड 28,000 के आसपास का होता है एक ट्रेजरी बिल, और जो सरकार यानी सरकार के बिहाफ पे आरबीआई जो इशू करती है उसे 24,000 पे इशू करती है। सो वैल्यू लोअर देन द पार वैल्यू, यहां पे भी यही बोला गया है, लोअर देन द फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू है वो कितनी है इसकी, 28,000 है ट्रेजरी बिल की, लेकिन इसको इशू कितने किया गया, लोअर देन बोला है ना, तो लोअर देन कितना हो गया 24,000 पे। लेकिन जब सरकार पैसा वापस करेगी फ्यूचर में, रीपेड एट पार, मतलब फ्यूचर में 28,000 ही वापस करेगी। अब तुम्हें लगेगा यार ऐसे में तो भैया नुकसान ही है ना, सरकार तो बाद में ज्यादा पैसा पे करेगी ना, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग फॉर 6 to 8 मंथ सरकार की शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट मीट हो गई, और ये 6 से 8 महीने के लिए जो इन्फ्लेशन एकदम से बूम आ रहा था, एकदम से बढ़ रहा था, वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो सरकार अभी इमीडिएट एक्शन लेना चाहती है, सरकार फ्यूचर को लेकर कंसर्न नहीं है, फ्यूचर में निकाल देगी मार्केट में पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी की सिचुएशन को कर्टेल करने के लिए यह किया जाता है। फ्यूचर में जो होगा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स उमड़ आती है कि ऐसे में तो और पैसा चला गया ना, तो और इन्फ्लेशन आएगा, तब की तब देखेंगे, अभी ये एक्शन लिया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। रीजन सुनना चाहोगे कि बाबा जी जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला गया? ऑब्वियसली क्योंकि इसको पार पे रीपे कर देते। पार मतलब ओरिजिनल वैल्यू, लिख दो यहां पे भैया, ओरिजिनल वैल्यू पे रीपे कर देते हो आप, ठीक है। इशू काय पे करते हो, डिस्काउंट पे करते हो, कम वैल्यू पे करते हो, लोअर देन द फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू होती है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। इशू किया डिस्काउंट पे, रीपे किया पार पे, इसलिए ये जीरो कूपन है, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वही सब कुछ है। अच्छा, रीपे कब करते हैं ट्रेजरी बिल को? तो यहां पे लिख लो 14 से लेकर 364 डेज का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। मैं इसको खुद से बताना चाहता था, इसलिए मैंने नोट्स में नहीं लिखा, ताकि तुम्हें अलग से दिख जाए और तुम्हें भी लगे कि हाँ भैया ने अलग से लिखवाया 14 to 364 डेज, तो हमें भी अलग से लिखना है। ये चीज हो गई। आ जाओ इधर पे, आओ, स्वागत है तुम्हारा कमर्शियल पेपर पे। देखो यार, कमर्शियल पेपर को समझाने के लिए ना मुझे तुम्हें थोड़ी सी टेक्निकलिटी देनी पड़ेगी, बैकग्राउंड चेक देना पड़ेगा, तभी तुम्हें कमर्शियल पेपर समझ में आएगा, वरना तुम कमर्शियल पेपर को कंफ्यूज कर डालोगे। लेकिन हाँ, कोई अगर टेक अवे लेना चाहते हो अभी इससे, तो ये याद रखो, ये एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। ये कौन इशू कर सकता है? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही इशू कर सकती है। एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट हो गया, दूसरा लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज। अब मैं तुम्हें इसको समझाना चालू कर सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन तो बनता है, ठीक है। अब होगा क्या, सुनो, तुम एक कंपनी हो, बड़ा बड़ा पतला लिख दिया हमने, माफी चाहेंगे, जरा 2 मिनट दीजिए हमें। हाँ, तो हम क्या है भैया, आपको क्या समझा रहे हैं हम, कि आप एक क्रेडिट वर्दी कंपनी हो, आपकी बड़ी अच्छी इमेज है मार्केट के अंदर, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, सो यू आर अ कंपनी। अब हुआ क्या कि तुम्हें चाहिए मार्केट में शेयर्स के थ्रू पैसा चाहते हो भाई कि मार्केट में शेयर्स के थ्रू पैसा उठाए। लेकिन दिक्कत क्या है, मार्केट में जब तुम्हें शेयर्स के थ्रू पैसा उठाना पड़ता है, शेयर मार्केट के थ्रू, तो उस शेयर मार्केट से पैसा उठाने के लिए तुम्हारा लगता है अच्छा खासा शुरुआत में पैसा, जिसे बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब तुम पूछोगे बाबा जी ये बताओ, ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या ही समझा दिया आपने। कोई भी कंपनी अगर मार्केट से पैसा उठाने जा रही है तो उसको अंडरराइटर्स रखने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, बहुत सारे, जैसे प्रोस्पेक्टस वगैरह होता है, वो किताबें नहीं होती जिनके ऊपर बढ़िया फैंसी तरीके से कंपनी के गुणगान लिखे होते हैं, वो प्रोस्पेक्टस छपवाने होते हैं, अपनी लिस्टिंग करनी पड़ती है एज ए कंपनी शेयर मार्केट के अंदर, बहुत सारे काम है। उसके लिए कंपनी को एक इनिशियल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अब कोई भी कंपनी ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है अपनी सेविंग्स में से नहीं देना चाहती है, बिकॉज कंपनी भी जानती है इट डजंट मेक एनी सेंस अपनी सेविंग्स को यूज करना, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए उसकी सेविंग्स का बेटर यूज क्या है, उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। तो कोई भी कंपनी अपनी सेविंग्स तो यूज करेगी नहीं। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब एक कंपनी का जो शेयर मार्केट तक पहुंचने का जरिया है, शेयर मार्केट तक जाने का जरिया है, उसके बीच में यहां पे जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, जितना भी फॉर्मल वर्क या पेपर वर्क करना है, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, उसका जो भी खर्चा है, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको नाम देते हैं, उसका कंपनी पैसा कहां से लाए? उस पैसे को लाने के लिए कंपनी क्या करती है? कमर्शियल पेपर इशू करती है और वहां से पैसा मंगवाती है आम जनता से। खैर आम जनता तो लगाते नहीं है उसमें पैसा, जनरली कमर्शियल बैंक लगाते हैं और म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं, ये याद रखना है ना, मैं लिख देता हूं। इनमें पैसा कंपनी को कौन देते हैं? कमर्शियल बैंक्स देते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनी के पास पैसा आता है। इसमें आम जनता क्यों नहीं लगाती? बिकॉज ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, कंपनी बोले कोई गारंटी नहीं है, पैसा डूब जाए तो डूब जाए, वैसे कंपनी कभी करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? पैसा डूबने क्यों नहीं देगी? मैंने तुम्हें यहां पे दिखाया था, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस होती है। कंपनी जो है उसकी अच्छी खासी क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब कंपनी
कभी भी पैसा डूबने तो नहीं देगी, लेकिन फिर भी क्या होता है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं, पब्लिक को डर लगता है, तो पब्लिक तो पैसा लगाएगी नहीं। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में एक कंपनी को पैसा चाहिए फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए, तो वो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट के थ्रू कंपनी को किसके थ्रू पैसा मिलेगा, या तो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। दिमाग में घुसी बात, अच्छे से गई? एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, वरना तुम लोग बोलोगे बाबा जी आप एक बार और समझा देते ना मजे ही आ जाता। तो भाई इसलिए तुम्हारा भाई एक बार फिर से समझाएगा। अगर तुम लोग ध्यान दे रहे हो, मैं फिर से समझाने को तैयार हूं, बस मुझे ये चाहिए कि तुम लोग मेरे साथ अच्छे से एक बार और समझ लो, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। यहां पर हमने क्या समझा, देखो भाई तुम्हारे पास अभी चांस है पूरा ये देखने का कि भैया एक तो हो गई कंपनी, अब कंपनी को जाना है कहां, शेयर मार्केट में। समझ रहे हो कि नहीं, कंपनी वांट्स टू गो टू शेयर मार्केट। और मैं क्यों समझा रहा हूं, मुझे मालूम है इस बार एक क्वेश्चन आएगा और तुम लोग गलत करके ना आ जाओ। अब कंपनी को शेयर मार्केट तक जाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है। अब ये लीगल फॉर्मेलिटीज करने के लिए कंपनी को चाहिए मनी, और ये मनी कोई छोटा मोटा नहीं होता, ये पैसा अच्छा खासा होता है। ये जो मनी लगता है बीच में लीगल फॉर्मेलिटीज करने के लिए, ये होता है ह्यूज, अच्छा खासा होता है। और ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें जो मनी लगता है, जो कॉस्ट लगती है, उसको नाम दिया जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब वो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि ये एक तरह से देखो बीच में जो है ना, इस खर्चे को एक तरह से करना एक तरीके से ब्रिज फाइनेंसिंग कहलाया। ये ब्रिज बन रहा है बीच में, जब तक ये नहीं होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी, तुम शेयर मार्केट से कैपिटल नहीं उठा सकते इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, पैसा ही नहीं उठा पाओगे चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए ये ब्रिज की तरह काम करेगा। यहां पे जो भी तुम फाइनेंस उठाओगे, और मैंने बताया ये फाइनेंस कहां से आएगा, या तो कमर्शियल बैंक के थ्रू आएगा या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आएगा। तो ये पैसा तुम्हारा फाइनेंस का तुम्हें मिल रहा है, फाइनेंस करा रहे हो तुम काय के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए। कैसा है ये, शॉर्ट टर्म फंड है, तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिल रहा है, ये शॉर्ट टर्म फंड है, इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोला जाता है, क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। देखो ये ब्रिज है, जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम शेयर मार्केट से वहां से कैपिटल नहीं उठा सकते इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो इसलिए इसको कंपनी के लिए ब्रिज फाइनेंसिंग बोला जाता है। और ये पैसा कौन लगाता है, मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूं। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक जो अपन कर रहे थे, ये रहा। यहां पे अपन ने बोला ये शॉर्ट टर्म फंड्स हो जाते हैं मेरे भाइयों, और ये शॉर्ट टर्म फंड्स जो तुम्हें मिलते हैं लोअर रेट्स पे मिलते हैं, एट लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं देन द मार्केट रेट। मतलब अगर तुम मार्केट से लोन वगैरह उठाते या ऐसे पैसा उठाते तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता, यहां पे कंपैरेटिव तुम्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। मतलब ऑब्वियसली तुम्हें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है इस पैसे पे, बट फिर भी कंपैरेटिवली कम पैसा पे करना पड़ता है, जो ये फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए तुमने कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा उठाया। नाउ ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। अब जैसे कंपनी है, अगर कंपनी को किसी को पैसा वापस करना है और वो पैसा एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है, लाइक कोई बैंक था, बैंक ने बोला मुझे मत दो, एक काम करो पैसा, वो मैंने एक और से किसी से उधार ले रखा था, आप एक काम करो उसको वापस कर दो पैसा, तो आप उसको भी पैसा वापस कर सकते हो। मतलब बैंक ने किसी थर्ड पार्टी का नाम लिख दिया, एंडोर्स कर दिया ये कमर्शियल पेपर कि मुझे पैसा मत दो। बैंक बोल रहा है जिससे तुमने पैसा लिया था, बैंक क्या बोल रहा है, मुझे मत दो, वो जो एक बंदे हैं जिनसे हम पहले पैसा ले चुके हैं उनको आप पैसा दे दो। तो एंडोर्समेंट भी इसमें पॉसिबल है। सो ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट। डिलीवरी विद इन अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। ये 1 ईयर लिखा था मैंने, यहां पे क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, 15 दिन से लेके 1 साल के बीच में वेरी करता है। इसके बीच में तुम्हें इसका पैसा वापस करना पड़ता है। नाउ एग्जैक्टली तुम सोच रहे होगे मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज इसके अंदर टेक्निकलिटीज हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से तुम्हारे पास पूछा जा सकता है, तुम्हारे पास ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से इसका क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कमर्शियल पेपर तो है ही है। और कई बार इसे तुम दूसरी चीजों से भी कंफ्यूज कर लेते हो जो मैं आगे बताऊंगा, बट एटलीस्ट फॉर नाउ कागज जहां पे आ जाए, पेपर जहां पे आ जाए, समझ जाना कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, जो कि तुम्हें याद रखना है। अब आते हैं मेरे भाइयों कॉल मनी पे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा ध्यान दियो। उन्होंने क्या बोला, यहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, रीपेबल ऑन डिमांड है, ये कॉल मनी होता है। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या हुआ, देखो बैंक जो होती है ना, उनकी आदत होती है ज्यादा लोन में पैसा बांट देने की। ये लोग अच्छा खासा पैसा ना मार्केट में लोन देके, कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूं, मार्केट में लोन देके खत्म कर देते हैं। अब होता क्या है, इससे इनको मिनिमम जो सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, ये वो मेंटेन नहीं कर पाते। सीआरआर का मतलब होता है, यहां पे लिखा हुआ है कैश रिजर्व रेशियो, देखो जरा ध्यान से, तो ये कैश रिजर्व रेशियो जो बेयर मिनिमम मेंटेन करना है, ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं। यानी अब तुम पूछोगे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है,
कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा, कुछ सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, एंड दैट सर्टेन परसेंटेज इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। और यहां पे मैं एग्जैक्टली यही बताने आया हूं, कॉल मनी कब लिया जाता है या कॉल मनी दूसरे बैंक से कब उठाया जाता है, जब आप ये बेयर मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं कर पाए हो आरबीआई के पास। तो हुआ क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। अब होगा इसमें यह भी कि अगर तुमने किसी और बैंक से पैसा लिया है और उस बैंक ने डिमांड कर दिया कि भैया मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो आपको उस बैंक को वापस करना भी पड़ेगा। सो हुआ क्या, मैच्योरिटी पीरियड 1 से 15 दिन है जनरली। मैं बता रहा हूं कमर्शियल बैंक्स जानते हैं कि हो सकता है आज उनके पास पैसा वो बेयर मिनिमम मेंटेन ना कर पाए हो, लेकिन कल जब और लोग सेविंग करने आएंगे, पैसा डालने आएंगे बैंक के अंदर, तो वो मेंटेन कर लेंगे। तो उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है, शायद वो कमर्शियल बैंक ने 24 घंटे के लिए पैसा लिया हो, 48 आवर्स के लिए पैसा लिया हो, एंड दे विल रिटर्न द मनी टू अदर बैंक, जिस दूसरे बैंक से उन्होंने पैसा उठाया है। क्योंकि ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होता है, ये बैंक और बैंक के बीच में होता है, ये कभी भी बैंक किसी और जगह से जाके नहीं लेता है। दिस इज इंटर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल लगा के ये पैसा मांगता है। सो कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर। इस पे इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी कहलाता है वो। इंटरेस्ट भी आप पे करते हो और बहुत हाई इंटरेस्ट होता है वो। सो इसमें एक दूसरे से आप बोरो करते हो ताकि आप कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के पास मेंटेन करना है वो मेंटेन कर पाओ, बिकॉज वो एक मैंडेटरी चीज है। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आरबीआई आपकी दुकान बंद करा देगा। कमर्शियल बिल की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो वहां पे होता है कमर्शियल बिल इज मेंट फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये तुम लोगों ने भी पढ़ के रखा होगा, तो फिर मैंने यहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों नहीं लिखा? कमर्शियल बिल की बात कर रहा हूं, अरे वही तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11th में जो तुम पढ़ के आए हो। अगर वो कमर्शियल बिल की डेफिनेशन बेसिकली ये है तो मैंने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हो सकता है इस बार तुमसे थोड़ा सा ट्रिकी पूछ ले और मेरा काम है तुम्हें प्रिपेयर कराना। सो देखो यार, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो कमर्शियल बिल्स होते हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है? मैं मान लेता हूं तुम एक ट्रांजैक्शन करना चाहते थे, और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, यहां पे तुमने किसी को गुड सेल किए, तो तुम क्या हो गए, तुम सेलर हो गए और सामने वाला बंदा बायर हो गया। अब यार वो बायर जो है ना, उसने बोला यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तुमने कहा ओके भाई चलेगा, तुमने एक 3 महीने का बिल ड्रॉ कर लिया। अब बिल ड्रॉ का मतलब सुनो, ये तुम्हारा एक अच्छा खासा बिल था, देख रहे हो कितना शानदार सा बिल लग रहा है। तुमने क्या किया, ये बिल भेजा बायर के पास, बायर के पास ये बिल पहुंचा और उस पर तुमने उसके साइन मंगवा लिए। किसके? बायर के तुमने साइन मंगवाए और ये रिटर्न तुम्हारे पास बिल आ गया। अब इस केस में होगा क्या, तुम्हारे पास ये बिल रखा रहेगा, लेकिन तुम चाहो तो इसका एक और यूज कर सकते हो। तुम ये बिल भेज सकते हो बैंक के पास और बैंक से बोल सकते हो बैंक जी आप ये बिल रख लो और इसके बदले में मुझे पैसा दे दो। क्यों पैसा दे दो? क्योंकि बैंक पहली चीज तो तुम्हें ट्रस्ट करता है, तुम बैंक के साथ काफी लंबे टाइम से एसोसिएटेड हो, और बैंक इसमें क्या कर सकता है, मान लेते हैं 10,000 का बिल है, तो बैंक अपने कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा, भैया बैंक भी तो कमाना चाहेगा। तो ये जो तुम्हारे पास बिल पड़ा हुआ था वैसे भी वेस्ट ऑफ टाइम था, तुम्हें अभी के अभी पैसे चाहिए थे, तुम बैंक के पास गए, बैंक ने इसमें से 1,000 रुपए अपना चार्ज काटा जिसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बैंक ने तुम्हें 9,000 रुपए दे दिए। अब तुम बोलोगे यार बाबा जी ये तो अपन ने खुद का ही नुकसान करा लिया। नहीं, कई बार वक्त की कीमत होती है, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं। और इस समय जो अपन थे, जो सेलर थे, हमारे लिए वक्त की कीमत थी, हमें अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट पड़ गई और हमारे पास 10,000 का बिल पड़ा हुआ था, बैंक ने अपने चार्जेस काटे, हमें 9,000 रुपए दे दिए, हमें पैसा मिल गया। अब जब बायर जब भी 3 महीने बाद पैसा देगा तो वो हमारे बैंक में पैसा डालेगा। जैसे ही वो 10,000 रुपए हमारे बैंक में पैसा डालेगा, बैंक पूरा पैसा निकाल लेगा, क्योंकि बैंक तो हमें ऑलरेडी पैसा पे कर चुका ना। तो यहां पे मैं समझाना क्या चाहता हूं, यहां पे वो जो तुमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया बिल, एडवांस में बिल का पैसा ले लिया, बैंक से पैसा लेके आ गए, बेटा वो क्या हुआ, तुमने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया, एक तरह से अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करा लिया। और अगर ये नहीं पता तो होना चाहिए ना पता, तुम्हारा एग्जाम है भाई, अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। तो मैं तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की राम कहानी बता दी कि कैसे क्या होता है, और बता दिया कि उससे होता क्या है, तुम्हारा फाइनेंस हो जाता है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हें इमीडिएट पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए, मार्केट में इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, वो तुम्हें कमर्शियल बिल से मिल गई। So, bill can be discounted with the bank if the seller needs funds before the bill maturity. बिल कब मैच्योर होगा? 3 महीने बाद। तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट करती, अब तुमने पैसा निकाल लिया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? पहली चीज याद रखो, अगर कोई चीज याद रखनी है तो, एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, इशूड इन बियरर फॉर्म। अगर क्वेश्चन आता है, मुझे ऐसी हाईली एंटिसिपेटेड वैल्यू लग रही है ये बियरर फॉर्म, कि इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। बियरर फॉर्म का मतलब होता है जिसके पास होगा उसका हक होगा। नाउ ये कौन इशू कर सकता है? या तो कोई कमर्शियल बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या तो कमर्शियल बैंक के पास अधिकार है इशू करने का, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार है इशू करने का।
एंड देयर इज अ रीजन, देयर इज अ क्लियर रीजन। जरा यहां पे ध्यान दो, तब जाके मैं वहां पे तुम्हें दूसरा पॉइंट समझाऊंगा क्यों इनके पास अधिकार है। क्योंकि ये इशू ही होता है बाय बैंक अगेंस्ट द डिपॉजिट केप्ट बाय कंपनीज। जो भी कंपनीज पैसा जमा करके रखती हैं, जो भी डिपॉजिट करके रखा गया है, या जिस इंस्टीट्यूशन के पास भी आपने डिपॉजिट किया है, उसके अगेंस्ट में ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाता है। नाउ होगा क्या, कंपनी का पैसा जमा है, अब कंपनी के पास वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कंपनी पैसा जमा रखना चाहती है, लेकिन उस डिपॉजिट जो सर्टिफिकेट है कंपनी किसी और को देकर उसके अगेंस्ट में पैसा रेज करना चाहती है, तो वहां से पैसा रेज हो सकता है। ये इसके बारे में बोला गया है। नाउ ये जो है ये सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है और बैंक ही इसको इशू कर सकता है। ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, बस हाँ हाईलाइटेड टर्म क्या है, सेकेंडरी मार्केट में इसको इशू किया जा सकता है। एंड फाइनल चीज यहां पे बोला गया, दे कैन बी इशूड टू, किसको इशू कर सकते हो आप, मतलब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किस किस को इशू किया जा सकता है, जिसने भी बैंक में पैसा जमा करके रखा हो। बैंक में कौन पैसा जमा करता है, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स करते हैं, कंपनीज करती हैं, रेजिंग मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, उन्हें जो शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है उसके लिए वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या करता है, 91 डेज से लेके 1 ईयर के बीच में।